हेलो दोस्तों, मैं अमर हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट द्वारा कराया गया दिसंबर 2018 का पेपर सेकंड का सेक्शन जनरल साइंस की। शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारे ज्ञान मंत्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे ज्ञान मंत्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर जरूर दबा लें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्ञान मंत्र चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आपको सीटेट 2020 से रिलेटेड संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है सारी वीडियो तो सारी की सारी वीडियो देख लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है सीटेट 2020 के लिए। अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको हमारे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि हमारे सारे लेक्चर की पीडीएफ और डेली क्विज चल रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो दिसंबर 2018 के पेपर 2 से लिए हैं, तो उसी सीरीज में ये मैंने आपके क्वेश्चन लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं। पहला वाइपर, दूसरा है एनाकोंडा, तीसरा बोआ या चौथा जालीदार अजगर। तो जो संसार में सबसे लंबे जो सर्प यानी सांप जो पाए जाते हैं वो जालीदार अजगर होते हैं, जो बहुत बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि पहला यह एक आसान व्यायाम है, दूसरा यह लोगों को स्वस्थ रखता है, तीसरा यह भूख बढ़ाता है या चौथा यह खुशियां लाता है। हाल ही में 21 जून 2020 को विश्व योग दिवस मनाया गया, जो क्या उसका उद्देश्य होता है कि लोगों को स्वस्थ रखता है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, चेचक के टीके का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया था। जिसमें पहला ऑप्शन है रोनाल्ड रोस, दूसरा रॉबर्ट कोच, तीसरा एडवर्ड जेनर और चौथा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अगर संसार में अगर किसी पहले टीके का निर्माण किया गया था तो वह चेचक के टीके का निर्माण ही किया गया था। उससे पहले किसी का भी एंटीडोट नहीं बना था। तो एडवर्ड जेनर ने 1798 में चेचक के विरुद्ध अपने प्रथम टीके का निर्माण किया था। तो इसमें थर्ड ऑप्शन एडवर्ड जेनर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है। पहला है कॉपर सल्फेट, दूसरा सोडियम बेंजोएट, तीसरा है अमोनियम सल्फेट और चौथा सोडियम क्लोराइड। तो परिरक्षक, परिरक्षक का मतलब होता है कि आपका जो खाना है या कोई भी आपको सुरक्षित रखने के लिए अगर किसी परिरक्षक का उपयोग किया जाता है तो कौन सा किया जाता है। जैसे कि बहुत से जो आपके फूड होते हैं या बहुत से अलग अलग जो पदार्थ होते हैं वो समय के साथ खराब हो जाते हैं। तो परिरक्षक ऐसा होता है जिसे प्रिजर्वेटिव कहते हैं, कि वो एक ऐसा काम करता है जो आपकी कोशिका की जो एक्टिविटी है उसे कम कर देता है। तो सोडियम जो बेंजोइड होता है इसी प्रकार का पदार्थ होता है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, ईस्ट का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है। पहला अल्कोहल, दूसरा दही, तीसरा चीनी और चौथा ऑप्शन है साधारण रबर। ईस्ट का उपयोग आपको मैं सूक्ष्म वाली वीडियो में करा चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। वीडियो नंबर 7 आपकी सूक्ष्मजीवी पर आधारित है और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, और वह वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट के साथ साथ आप मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, माइटोकॉन्ड्रिया का जो रिलेशन है एटीपी से, उसी प्रकार राइबोसोम का जो आपका जो कनेक्शन होता है किससे होता है। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी का काम करता है वो एटीपी से बनता है, उसी प्रकार राइबोसोम का जो एनर्जी का स्रोत होता है वो प्रोटीन होता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, यदि एक लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा। 2 हर्ट्ज दी है, जो आवृत्ति दी है 2 हर्ट्ज दी है। तो आवृत्ति क्या होता है, साइकिल पर सेकंड होती है, साइकिल पर सेकंड आपकी आवृत्ति होती है, यानी एक सेकंड में कितने आपकी कितनी साइकिल हुई है, मतलब कितने बार सरल दोलक ने आपने दोलन किया है। तो इसमें दिया है आवृत्ति दी है 2 सेकंड, यानी एक सेकंड में कितनी है 2 हर्ट्ज है, एक सेकंड में 2 हर्ट्ज है। तो उसी प्रकार आपका ये पूछा गया 16 सेकंड में कितना होगा, तो 16 गुणा 2 बराबर 32। तो यानी 32 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है। पहला है सोडियम, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा जस्ता यानी जिंक और चौथा एल्युमिनियम। आपने देखा होगा एल्युमिनियम कभी नहीं होती है, जलती है। आपका जस्ता भी नहीं जलती है, मैग्नीशियम भी नहीं जलती है, परंतु जो आपका सोडियम होता है
वो अगर उसे आप वायु में रख लें वो जलने लगती है। क्योंकि आपने देखा होगा सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम आपके जल के कांटेक्ट में आने पर वो जलने लगती है, और वायु में उपस्थित अगर जो आपकी वाटर वेपर है, अगर उसे अगर सोडियम से अगर वो रिएक्ट करेंगे तो वो जलने लगेगी। तो इसलिए क्या करा जाता है कि सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, जिससे वो वायु में उपस्थित आपके जो वाटर वेपर है उनसे कांटेक्ट ना हो पाए, और अगर ऐसा हुआ तो वो जलने लगेगी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल्ट वाइज का उपयोग किया जाता है। पहला है ऑक्सीकारक, दूसरा अपचायिक कारक, तीसरा प्रति अम्ल और चौथा है किण्वन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका एसिड और बेस का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मैं आपकी वीडियो नंबर 1 में करा चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। उससे आपको 2 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, तो उसी के बेस पर आधारित है ये क्वेश्चन। मिल्क को मैग्नीशिया कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी प्रति अम्ल का काम किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पोप की ध्वनि के साथ जलती है? पहला ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। आपका देख लीजिए, बता देता हूं, ऑक्सीजन कभी भी नहीं जलती है। क्योंकि देखिए ऑक्सीजन क्या है, खुद नहीं जलती है परंतु दूसरों में जलने में सहायक होती है। तो आपका पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आपको जलने, किसी को भी आपको आग जलानी है तो आपको 3 चीजों की आवश्यकता होती है। इसे बोलते हैं फायर ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। पहले आपको ऑक्सीजन चाहिए, फिर आपको इग्निशन यानी आग चाहिए, आग का सोर्स चाहिए, आग लगाने का सोर्स चाहिए, और आपको मटेरियल चाहिए जिसमें आपको आग लगानी है। अगर इसमें से कोई भी तीनों में से एक भी चीज आपको नहीं मिलेगी तो ब्रह्मांड के आप किसी भी कोने में आग नहीं लग पाएगी। तो आपको अगर आग बुझानी होती है तो इन तीनों में से एक चीज को कट करनी पड़ती है। परंतु जो आग है ये आपके जलाने में सहायक होती है, खुद नहीं जलती है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ठीक है, आपका ये गलत है। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी आपका, और उसके साथ पोप ध्वनि के साथ आपने कौन सी देखा होगा? आपका हाइड्रोजन जो होता है वो पोप ध्वनि के साथ जलती है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन से जो असंपर्क बल के उदाहरण है? पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा पेशीय बल, तीसरा चुंबकीय बल। देखिए गुरुत्वाकर्षण असंपर्कीय बल होता है, इसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है किसी भी। जो ब्रह्मांड में 2 आपके ग्रहों के बीच संपर्क जो कार्य करता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो ये असंपर्क बल होता है। तो ये दूसरा आपका चुंबकीय बल भी होता है जो असंपर्क होता है। मतलब चुंबक अपने उसे जरूरी नहीं है आप उसे टच करोगे तभी अपने ऊपर अपनी तरफ आकर्षित करेगी, आपको दूर रख देंगे पास में तभी वो आकर्षित करेगी। तो ये भी आपका असंपर्कीय बल होता है। ये तो 2 हो गए। आपका पेशीय बल आपका संपर्कीय बल होता है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें असंपर्क बल के उदाहरण दिए, तो देखो इसमें ये तो आपका असंपर्क बल नहीं होगा। पहला और तीसरा सही है, इसमें चौथे में दिखा है पहला और दूसरा, और आपको एक पूछा, तो इसलिए ये आंसर आपका जो ऑप्शन थे वो गलत थे। तो सी टेट ने आपको 9, मतलब उसका जो आंसर दिया वो 9 दिया, और सबको एक कॉमन मार्किंग दे दी गई थी। तो इसमें कोई सा भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। फिर भी मैं बता देता हूँ, गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल आपके असंपर्क बल होते हैं। अगर यहाँ पे चौथे ऑप्शन में पहला और तीसरा होता तो चौथा ऑप्शन सही हो जाता, परंतु ऐसा नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसमें कॉमन मार्किंग दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? पहला थायरोक्सिन, दूसरा एड्रेनलिन, तीसरा इंसुलिन और चौथा है थाइमोसिन। तो आपको पता ही है जो मधुमेह रोग है इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित होता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? पहला मिट्टी का तेल, दूसरा CNG, तीसरा पैराफिन, मोम और चौथा बिटुमेन। तो मैं बता देता हूँ, जब आपका पेट्रोलियम, जब आपको क्रूड का आप डिस्टिलेशन करते हैं, मतलब उसका सेपरेशन करते हैं, तो आपको 11 प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, जिसमें कुछ आपके फाइनल प्रोडक्ट होते हैं, कुछ बाई प्रोडक्ट होते हैं। तो जिसमें आपका मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम और बिटुमेन आपका पेट्रोलियम के पदार्थ होते हैं, परंतु CNG आपका पेट्रोलियम का पदार्थ नहीं होता है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसी के साथ साथ मिट्टी का तेल तो आपको पता ही है आपका पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। बिटुमेन क्या होता है? जो आप रोड बनाते हैं जिसमें कोल तार का उपयोग होता है, वो बिटुमेन होता है। उसका जो आपका जो बेस मेटल, जो आपका सबसे खराब प्रोडक्ट अगर पेट्रोलियम बचता है तो वो बिटुमेन होता है। उसी के साथ उससे पहले आपको पैराफिन, मोम भी निकाल लिया जाता है। तो ये सारे आपके पेट्रोलियम के पदार्थ हैं। दूसरा नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, रेड डाटा बुक डैश का रिकॉर्ड रखती है। पहला संकटापन्न प्रजातियों का, दूसरा विलुप्त प्रजातियों का, तीसरा है वनस्पति और चौथा है पशु वर्ग। तो आपको पता ही है रेड डाटा बुक जो होती है वो संकटग्रस्त जो प्रजातियां होती हैं उनका रिकॉर्ड रखती है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, जूते के सोल असमतल क्यों बनाए जाते हैं? पहला जूते को और मजबूती देने के लिए, दूसरा जड़त को घटाने के लिए, तीसरा जड़त बढ़ाने के लिए और चौथा ऑप्शन है जूतों का जीवन बढ़ाने के लिए। जो असमतल सोल होते हैं वो क्या होता है कि आपका जड़त को बढ़ाने के लिए करते हैं। अगर आपके जो जूते हैं असमतल हैं तो आप गिरेंगे नहीं। अगर उसी प्रकार आपके जो जूते अगर समतल और बिल्कुल प्लेन चिकने बना दिए जाए तो क्या होगा, आपका जो संपर्क होगा, आपका जो पैर का जो संपर्क होगा मिट्टी से यानी जमीन से, वो क्या है उसमें जो घर्षण बल है वो कम हो जाएगा, तो आप गिर जाएंगे। तो इसलिए उसी के जो जूते के जो सोल होते हैं असमतल बनाए जाते हैं, जिससे क्या आपके जो पैर का और जूते का और जो आपका जमीन का जो कांटेक्ट होता है उसमें आपका घर्षण बल अधिक हो जाए, तो जड़त बनाने के लिए किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, सारिका ने अशुद्ध जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं। उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? आपका अशुद्ध जल की बात की गई है। तो पहला यह विद्युत का चालक है, दूसरा यह विद्युत विरोधी है, तीसरा यह विद्युत का कमजोर चालक है और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही है? आपको पता ही है कि जो आपका जो जल होता है उसमें हल्के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, तो यह कमजोर आपका चालक होता है। आप सुचालक नहीं कह सकते, विद्युत रोधी भी नहीं कह सकते। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए न्यूनतम धारा की न्यूनतम सीमा है। दूसरा, किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है। तीसरा, सभी भवनों में विद्युत परिपथ के फ्यूज लगाए जाते हैं और चौथा ऑप्शन है यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया गया है तो यह सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रभाव होने पर यह उड़ जाएगा। तो देखिए ये आपका सुरक्षित अगर आपने लगाया, जो फ्यूज वायर लगाए जाते हैं वो इसीलिए लगाए जाते हैं कि आपके जो विद्युत धारा की जो सीमा है, मतलब जो एक नियत आपने जो वायर लगा रखा है उससे ज़्यादा आपकी अगर विद्युत धारा आएगी तो क्या क्या मुड़ जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा, जिससे क्या आपके जो इक्विपमेंट हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये तो सही है। दूसरा, सभी भवनों के विद्युत परिपथ के फ्यूज लगाए जाते हैं, हाँ बिल्कुल लगाए जाते हैं। और तीसरा, किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए अधिकतम धारा की अधिकतम सीमा है, तो ये भी नहीं है। और उसके क्या में एक किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए धारा की न्यूनतम सीमा होती है। बिल्कुल देखो न्यूनतम सीमा नहीं होती है, पहली बात बता दो, क्योंकि आपकी न्यूनतम सीमा आप जीरो भी प्रवाहित कर सकते हैं, तो आपका ये भी गलत है। ठीक है, ये गलत है आपका ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन है किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा होती है, हाँ बिल्कुल अधिकतम सीमा होती है। उससे ज़्यादा करेंगे तो क्या है आपका जो सर्किट है पूरा ब्रेक हो जाएगा। तो ये तो सही है। हमें पूछा था नहीं, तो नहीं कौन सा? पहला ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? पहला पोरबंदर, दूसरा पुरी, मुंबई और गोवा। देखिए आपका पोरबंदर गुजरात में पड़ता है, तो यहाँ पे आपका ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि आपके यहाँ पे चक्रवात नहीं आएगा। आपका पुरी जो होता है आपका ये वेस्ट आपके बंगाल के जस्ट उसके पश्चिम बंगाल यानी उड़ीसा के जस्ट उड़ीसा के अंदर है आपका पुरी, जहाँ पे भगवान जगन्नाथ की यात्रा होती है, जहाँ कोकाण सूर्य मंदिर है वो पुरी के पास में ही है। ठीक है, तो ये क्या है आपका वेस्ट बे ऑफ बंगाल में है, यानी बंगाल की खाड़ी में है, तो वहाँ पे मोस्टली के जो चक्रवात हैं वो बंगाल की खाड़ी में आते हैं। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपके मुंबई में आएगा नहीं क्योंकि एक साइड से आएगा दूसरी साइड से निकल जाएगा। गोवा में भी इसी तरह का बहुत बड़ा लंबा समुद्र है, वहाँ पे कहीं ब्लॉकिंग की व्यवस्था नहीं है एयर के लिए, तो यहाँ भी चक्रवात नहीं आएगा। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि? पहला, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत है। दूसरा, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका है। चौथा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है। और चौथा ऑप्शन है आपका पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के ताल के समांतर है। तो आपको पता ही है जो आपकी ऋतुएं बदलती हैं, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है, इसी कारण इसकी ऋतुएं बदलती हैं। अगर झुका नहीं होता है तो ऋतुएं नहीं बदलती हैं। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, दो स्तंभ, स्तंभ ए और स्तंभ बी दिए गए हैं। ठीक है, स्तंभ ए में दिया गया है वृक्ष, वितान, अपघटक, ह्यूमस और शाही। आपका स्तंभ बी में दिए गए हैं आपको पादप और जंतुओं की उत्तक, फिर एक जंगली जंतु,
फिर सूक्ष्म जीव जी और बड़े वृक्षी बताएं। ये भी आपको मैं सूक्ष्म वाली वीडियो में करा चुका हूँ, वीडियो नंबर 7 में। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए वृक्ष वितान क्या होते हैं, जो वृक्ष की बड़ी बड़ी शाखाएं होती हैं उसे वृक्ष वितान कहा जाता है। तो पहले का आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो पहले का जो ऑप्शन आपका किसमें है, इसमें नहीं है पहले का, इसमें ये देखो आपके नहीं है इसमें, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो यानी चौथे में है, तो चौथा ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसी के साथ साथ मैं बता देता हूँ, जो शाही होता है एक जंगली जंतु होता है, आपने देखा होगा जिसके ऊपर बड़े बड़े कांटे होते हैं, उसे शाही बोला जाता है। तो एक जलीय जंतु है। उसी के साथ साथ आपका ह्यूमस क्या होता है, आपको पता ही है ह्यूमस क्या, पादप और जंतुओं के जो मृतक उत्तक होते हैं उसे ह्यूमस कहा जाता है। यानी जो पादप आपके जो पेड़ पौधे होते हैं गल जाते हैं, और जो महीन अपघटकों द्वारा आपका जो सूक्ष्म जीव हैं अपघटक कर देते हैं, उन्हें आपका ह्यूमस बोला जाता है। तो आपका सी का पहला हो गया। अपघटक क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। मैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अपघटन का काम करते हैं, यानी अपघटन कैसे करते हैं, पादपों और जंतुओं का अपघटन कर देते हैं। तो ऐसे जो अपघटक होते हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं। तो चौथा ऑप्शन आपको मैं बता ही चुका हूँ। अगर आपने ये वीडियो और नहीं देखी है तो मोर एक्सप्लेनेशन के लिए आप वीडियो हमारी वीडियो नंबर 7 जनरल साइंस की आप देख लीजिए। आपको पूरी की सारी जो अभी तक की मैंने 7 वीडियो कराई है, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, और वो आपका उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपने हमारे ज्ञान मंदिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे ज्ञान मंदिर चैनल को सब्सक्राइब करें। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप प्लीज़ ज्ञान मंत्र का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। धन्यवाद।